कलकत्ता में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा में एक नमी थी जो त्वचा से चिपक जाती थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, खिड़की के पास, और बाहर सड़क को देख रहा था। सड़क पर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, रिक्शे वाले अपने रिक्शों को खींच रहे थे। यह कलकत्ता की सामान्य सुबह थी। मैं अपनी नई कहानी पर काम कर रहा था। यह कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ जी रहा था। लेकिन मुझे कहानी में आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी अंत में क्या करेगा। क्या वह अपना झूठ स्वीकार करेगा या फिर उसी झूठ में जीता रहेगा। मैं अपनी कलम से कागज पर कुछ लाइनें लिख रहा था, फिर काट रहा था, फिर से लिख रहा था, फिर से काट रहा था। यह सिलसिला कई घंटों से चल रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मैं कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने मुड़कर देखा। यह पुनो था, हमारे घर का नौकर। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो पिछले 10 सालों से हमारे घर में काम कर रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चमक थी। अजीत बाबू, उसने कहा, ब्योमकेश बाबू आपको बुला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तुरंत आइए। मैंने अपनी कलम रखी। क्या हुआ? कोई मामला आया है? उन्होंने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता बाबू, लेकिन वह काफी गंभीर लग रहे हैं और उनके साथ एक पुलिस का आदमी भी है। पुलिस? मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने जल्दी से अपना कुर्ता ठीक किया और ब्योमकेश के कमरे की तरफ चल दिया। ब्योमकेश का कमरा हमारे घर के दूसरे छोर पर था। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें 3 बड़ी खिड़कियां थीं। खिड़कियों से बाहर का नजारा दिखता था, कुछ पेड़, कुछ घर और दूर तक फैली सड़कें। कमरे में किताबों की अलमारियां थीं जो दीवारों से लगी हुई थीं। अलमारियों में तरह तरह की किताबें थीं, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, साहित्य और रहस्य कथाएं। बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी जिस पर हमेशा कुछ न कुछ बिखरा रहता था, कागज, किताबें, पेन और कभी कभी कुछ अजीब चीजें जो ब्योमकेश अपने मामलों से लाते थे। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर गया। ब्योमकेश अपनी मेज के पीछे बैठे थे। उनके सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था। मैंने उसे पहले भी देखा था। यह इंस्पेक्टर प्रमोद सरकार थे जो लाल बाजार थाने में तैनात थे। वह लगभग 45 साल के थे, मध्यम कद के, और उनकी मूछें काली और घनी थीं। उनका चेहरा गंभीर था। आइए अजीत बाबू, ब्योमकेश ने मुझे देखकर कहा। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब एक बहुत ही दिलचस्प मामला लेकर आए हैं। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने मुझे देखा और सिर हिलाया। नमस्ते अजीत बाबू, आपकी कहानियां पढ़ता हूं मैं, बहुत अच्छी लिखते हैं। धन्यवाद, मैंने कहा। तो क्या मामला है? इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली। कल रात सिटी पब्लिक लाइब्रेरी में एक मौत हुई है, प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ बसु की। आप उनके बारे में जानते हैं? मैंने सोचते हुए कहा, हाँ, नाम तो सुना है। वह इतिहासकार है ना? काफी प्रसिद्ध भी हैं। थे, इंस्पेक्टर ने सुधारा। अब वह मर चुके हैं। मौत कैसे हुई? ब्योमकेश ने पूछा। इंस्पेक्टर ने अपना नोटबुक खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रोफेसर बसु कल शाम 6:30 बजे लाइब्रेरी पहुंचे थे। वह पिछले 3 महीनों से वहां नियमित रूप से आ रहे थे, कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों पर शोध करने के लिए। कल रात वह लाइब्रेरी के एक विशेष कमरे में काम कर रहे थे। यह कमरा रिजर्व सेक्शन कहलाता है, जहां सबसे मूल्यवान पांडुलिपियां रखी जाती हैं। और फिर? मैंने पूछा। रात 10:30 बजे लाइब्रेरियन शुभांशु घोषाल ने प्रोफेसर को बताया कि वह लाइब्रेरी बंद करने वाले हैं, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि वह कुछ और देर काम करना चाहते हैं। उनके पास मुख्य दरवाजे की चाबी थी, तो वह खुद बाहर निकल सकते थे। लाइब्रेरियन चले गए। और आज सुबह? ब्योमकेश ने पूछा। आज सुबह 8 बजे जब लाइब्रेरियन वापस आए तो उन्होंने देखा कि प्रोफेसर की गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी है। वह अंदर गए। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने अपनी चाबी से खोला। फिर वह उस रिजर्व सेक्शन के कमरे तक गए। वह दरवाजा भी बंद था। उन्होंने दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी चाबी से वह दरवाजा भी खोला और अंदर। इंस्पेक्टर रुक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। अंदर क्या था? मैंने उत्सुकता से पूछा। प्रोफेसर बसु फर्श पर गिरे हुए थे, मृत। उनका चेहरा भयानक भय से विकृत था। आंखें खुली हुई थीं और सबसे अजीब बात, उनके दोनों कानों में रुई ठूंसी हुई थी। रुई? मैंने चौंकते हुए पूछा। कानों में? हाँ, बहुत गहराई से, जैसे उन्होंने बहुत जोर से अपने कानों में ठूंसा हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं सोच रहा था कि यह कितनी अजीब बात थी। कोई अपने कानों में रुई क्यों ठूंसेगा?
ब्योमकेश आगे झुके। मौत का कारण क्या बताया गया है? डॉक्टर कहते हैं कि यह हृदय गति रुकने से हुई है। प्रोफेसर बसु एक गंभीर हृदय रोगी थे। उनका पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। डॉक्टर का कहना है कि किसी गंभीर सदमे या अत्यधिक तनाव के कारण उनका दिल रुक गया। लेकिन सदमा किस बात का? ब्योमकेश ने पूछा। यही तो रहस्य है, इंस्पेक्टर ने कहा। कमरे में कोई नहीं था, कोई बाहरी चोट नहीं थी, कोई जहर नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की सील बंद थी, कोई छिपने की जगह नहीं थी। यह एक परफेक्ट लॉक्ड रूम है। और वह रुई? मैंने पूछा। यही तो सबसे ज्यादा उलझाने वाली बात है, इंस्पेक्टर ने कहा। जैसे प्रोफेसर किसी आवाज से बचना चाह रहे थे, लेकिन वह कमरा ध्वनिरोधक है। ध्वनिरोधक? ब्योमकेश ने दिलचस्पी से पूछा। हां, यह कमरा हाल ही में बनाया गया है। पिछले कुछ महीनों से शहर में दुर्लभ पांडुलिपियों की चोरी हो रही थी, तो लाइब्रेरी प्रशासन ने तय किया कि सबसे कीमती पांडुलिपियों को एक विशेष सुरक्षित कमरे में रखा जाए। उन्होंने एक ठेकेदार से यह कमरा बनवाया। दीवारें मोटी हैं, विशेष सामग्री से ढकी हुई हैं जो आवाज को रोकती हैं। खिड़की सील बंद है। यह पूरी तरह ध्वनि रोधक है ताकि चोर बाहर से कुछ सुन न सकें। ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा, तो एक ध्वनिरोधक कमरे में, जहां बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आ सकती, वहां किसी अपने कानों में रुई क्यों ठूंसी? यही सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है, इंस्पेक्टर ने कहा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, ब्योमकेश बाबू। यह मामला बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि यह एक साधारण मौत नहीं है, यहां कुछ और है। ब्योमकेश ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं यह मामला लेता हूं। कब चल सकते हैं? अभी, इंस्पेक्टर ने कहा। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। ब्योमकेश ने मेरी तरफ देखा। चलोगे अजीत बाबू? मैंने बिना सोचे कहा, बिल्कुल। हम तीनों तैयार होकर बाहर निकले। बाहर एक पुलिस की जीप खड़ी थी। हम जीप में बैठ गए। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में ब्योमकेश इंस्पेक्टर से और सवाल पूछते रहे। प्रोफेसर बसु किस तरह के व्यक्ति थे? इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने कुछ लोगों से बात की है। सब कहते हैं कि वह एक बहुत प्रतिभाशाली विद्वान थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह बहुत मुखर थे, अपनी बात रखने में नहीं हिचकिचाते थे। इससे कई लोग नाराज रहते थे। जैसे? ब्योमकेश ने पूछा। उनका एक छात्र था, विनय मुखर्जी। प्रोफेसर ने उसके शोध प्रबंध को खारिज कर दिया था, काफी कठोर शब्दों में। विनय बहुत नाराज था। कहते हैं कि उसने धमकी भी दी थी। और कोई एक और इतिहासकार हैं, डॉक्टर सुनील चटर्जी। प्रोफेसर बसु ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में उनके शोध की बहुत कड़ी आलोचना की थी। डॉक्टर चटर्जी बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। और लाइब्रेरियन शुभांशु घोषाल? इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा, वह एक बहुत शांत और व्यवस्थित व्यक्ति हैं। लाइब्रेरी में पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। सब उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन 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 मुझे लगा कि वह प्रोफेसर बसु से ज्यादा खुश नहीं थे। जब मैंने उनसे बात की तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे जैसे राहत का भाव हो। ब्योमकेश ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह खिड़की से बाहर देख रहे थे, गहरी सोच में डूबे हुए। गाड़ी शहर के बीच से गुजर रही थी। सड़कों पर भीड़ थी, दुकानें खुल चुकी थीं, लोग अपने अपने कामों में लगे थे। ट्राम की घंटियां बज रही थीं, रिक्शे वाले अपने ग्राहकों को आवाज लगा रहे थे। यह कलकत्ता की सामान्य हलचल थी, लेकिन हम एक ऐसी जगह की तरफ जा रहे थे जहां कल रात कुछ असामान्य हुआ था, कुछ रहस्यमय, कुछ भयानक। लगभग 20 मिनट बाद हम सिटी पब्लिक लाइब्रेरी के सामने पहुंचे। यह एक बहुत पुरानी इमारत थी, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। इसकी दीवारें समय के साथ धूसर हो चुकी थीं। जगह जगह दीवारों पर काई जमी हुई थी, लेकिन इमारत की भव्यता अभी भी बाकी थी। सामने बड़े बड़े पत्थर के खंभे थे। एक चौड़ी सीढ़ी थी जो मुख्य दरवाजे तक जाती थी। दरवाजा लकड़ी का था, बहुत मजबूत और भारी, जिस पर खूबसूरत नक्काशी थी। हम गाड़ी से उतरे और सीढ़ियां चढ़कर अंदर गए। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक बड़ा हॉल था। छत बहुत ऊंची थी, शायद 30 फुट। हॉल के दोनों तरफ लंबी लंबी लकड़ी की अलमारियां थीं जो छत तक जाती थीं। अलमारियों में हजारों किताबें थीं, पुरानी किताबें, नई किताबें, बड़ी किताबें, छोटी किताबें। हवा में किताबों और लकड़ी की एक पुरानी धूल भरी गंध थी। यह गंध मुझे हमेशा से पसंद थी। इसमें इतिहास और ज्ञान की खुशबू थी।
हॉल के बीच में एक सुंदर सर्पिल सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिल को जाती थी। सीढ़ी की रेलिंग लोहे की थी, जिस पर भी खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। कुछ लोग हॉल में थे, किताबें पढ़ रहे थे या खोज रहे थे। सब बहुत शांत थे। लाइब्रेरी में एक गंभीर विचारशील माहौल था। हमें देखते ही एक व्यक्ति हमारी तरफ आया। ये शुभांशु घोषाल थे, लाइब्रेरियन। वह लगभग 55 साल के थे, मध्यम कद के, दुबले पतले। उनके बाल सफेद हो रहे थे, उनकी आंखों पर मोटे चश्मे थे। वह एक साफ सुथरा सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। वह बहुत व्यवस्थित लग रहे थे। उनके बाल करीने से कंघी किए हुए थे। कुर्ते पर कोई सलवट नहीं थी, जूते चमक रहे थे। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। यह आवाज भी बहुत संयमित थी, जैसे वह हर शब्द को सोच समझकर बोलते हों। नमस्ते शुभांशु बाबू, इंस्पेक्टर ने कहा। यह हैं ब्योमकेश बख्शी और यह हैं अजीत बाबू। ये इस मामले की जांच करेंगे। शुभांशु बाबू ने हमारी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, शायद उत्सुकता, शायद चिंता। लेकिन यह इतनी जल्दी आया और गया कि मैं निश्चित नहीं हो सका। नमस्ते, उन्होंने कहा। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। यह एक बहुत ही दुखद घटना है। प्रोफेसर बसु एक महान विद्वान थे। हम वह कमरा देखना चाहते हैं जहां प्रोफेसर की मृत्यु हुई, ब्योमकेश ने कहा। जी जरूर, आइए मेरे साथ। शुभांशु बाबू हमें मुख्य हॉल के पीछे ले गए। वहां एक संकरा गलियारा था। गलियारे की दीवारें सादी थीं, जिन पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लाइब्रेरी के पुराने लाइब्रेरियनों की, कुछ प्रसिद्ध लेखकों की। फर्श लकड़ी का था जो हमारे कदमों की आवाज को गूंजाता था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। यह दरवाजा बाकी लाइब्रेरी के दरवाजों से अलग था। यह नया लग रहा था, मजबूत लकड़ी का, मोटा, और एक भारी ताला लगा हुआ था। यह है रिजर्व सेक्शन, शुभांशु बाबू ने कहा। यह कमरा 2 महीने पहले बनाया गया था। उन्होंने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। दरवाजा बहुत धीरे खुला, जैसे वह बहुत भारी हो। एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे हवा किसी सीलबंद जगह से निकल रही हो। हम अंदर गए। कमरा छोटा था, लगभग 12 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा। छत सामान्य ऊंचाई की थी। दीवारें किसी विशेष सामग्री से ढकी हुई थीं, शायद फोम या कोई ध्वनि अवशोषक पदार्थ। यह सामग्री भूरे रंग की थी और थोड़ी उभरी हुई थी। एक खिड़की थी, लेकिन वह पूरी तरह सीलबंद थी। खिड़की के शीशे मोटे थे, शायद 2 परतों के। बाहर का कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि शीशों पर धूल जमी हुई थी। कमरे के बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी। मेज पुरानी थी लेकिन मजबूत। उस पर कुछ किताबें और कागज बिखरे हुए थे। एक दिया भी था जो अब बुझा हुआ था। मेज के चारों ओर 4 कुर्सियां थीं। दीवारों पर शेल्फ थे, जिन पर पुरानी पांडुलिपियां करीने से रखी थीं। पांडुलिपियां अलग अलग आकार की थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ बहुत पुरानी लग रही थीं। उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आवाजें यहां आकर मर जाती हों। मैंने अपने कदमों की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमी थी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। यह सचमुच एक ध्वनि रोधक कमरा था। फर्श पर, मेज के सामने, चाक से एक निशान बना हुआ था। यह एक शरीर का आकार था, सिर, धड़, हाथ, पैर। यह वह जगह थी जहां प्रोफेसर बसु का शरीर पाया गया था। ब्योमकेश कमरे में धीरे धीरे घूमने लगे। उनकी आंखें हर चीज को देख रही थीं। वह दीवारों को छू रहे थे, शेल्फों को देख रहे थे, खिड़की की जांच कर रहे थे। फिर उन्होंने छत की तरफ देखा। छत सादी थी, सिवाय एक छोटे से वेंटिलेशन ग्रिल के। यह ग्रिल कमरे के एक कोने में था, लगभग 6 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा। यह वेंटिलेशन कब लगाया गया था? ब्योमकेश ने पूछा। जब कमरा बनाया गया, शुभांशु बाबू ने कहा। कमरे को ध्वनि रोधक बनाने के लिए हमने इसे लगभग सीलबंद कर दिया, लेकिन हवा के लिए एक छोटा वेंटिलेशन जरूरी था। यह पाइप ऊपर जाकर छत पर खुलती है। और इसे किसने लगाया? एक ठेकेदार ने। लेकिन मैंने पूरे काम की निगरानी की थी। मैं चाहता था कि सब कुछ परफेक्ट हो। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने मेज की तरफ देखा। प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कैसी थी? इंस्पेक्टर ने कहा। वह फर्श पर गिरे हुए थे, चेहरा ऊपर की तरफ। दाहिना हाथ छाती पर था, जैसे वह अपने दिल को पकड़ रहे हों। बायां हाथ नीचे लटक रहा था। पैर फैले हुए थे। चेहरे पर भयानक भय के निशान थे। मुंह खुला हुआ था, जैसे वह चिल्ला रहे हों। और आंखें आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, बहुत चौड़ी,
जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। मैंने इस वर्णन को सुनकर एक सिहरन महसूस की। यह कितना भयानक अनुभव रहा होगा, अकेले एक बंद कमरे में कुछ ऐसा महसूस करना जो इतना डरावना हो कि दिल रुक जाए। और वह रुई? ब्योमकेश ने पूछा। दोनों कानों में, इंस्पेक्टर ने कहा। बहुत गहराई से ठूंसी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि यह प्रोफेसर ने खुद किया होगा, क्योंकि रुई पर उनकी उंगलियों के निशान थे। मतलब उन्होंने खुद अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने कानों में रुई ठूंसी? मैंने पूछा। ऐसा लगता है, इंस्पेक्टर ने कहा। ब्योमकेश मेज के पास गए। उन्होंने मेज पर बिखरी चीजों को ध्यान से देखा। कुछ पांडुलिपियां खुली हुई थीं। उन पर प्राचीन बंगाली लिपि में कुछ लिखा हुआ था। एक नोटबुक भी थी जिसमें प्रोफेसर के हाथ से लिखे नोट्स थे। लिखावट थोड़ी तीखी और जल्दबाजी में लिखी हुई लग रही थी। ब्योमकेश ने नोटबुक उठाई और कुछ पन्ने पलटे। फिर उन्होंने एक पांडुलिपि को देखा। वह कुछ पल तक उसे पढ़ते रहे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अजीत बाबू, तुम संस्कृत जानते हो ना? थोड़ा बहुत, मैंने कहा। ये देखो। उन्होंने मुझे पांडुलिपि दिखाई। मैंने देखा। यह एक पुरानी पांडुलिपि थी, शायद 300-400 साल पुरानी। पन्ने बहुत नाजुक थे। लिखाई संस्कृत में थी, लेकिन बंगाली लिपि में। मैंने पढ़ने की कोशिश की। यह पाल वंश के इतिहास के बारे में है, मैंने कहा। कुछ राजाओं के नाम है, कुछ युद्धों का जिक्र है। और यह? ब्योमकेश ने नोटबुक का एक पन्ना दिखाया। मैंने पढ़ा। प्रोफेसर ने लिखा था, यह दस्तावेज क्रांतिकारी है। अगर यह सच है तो इतिहास को फिर से लिखना होगा। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि यह सच सामने आए। मुझे सावधान रहना होगा। ये क्या मतलब? मैंने पूछा। शायद प्रोफेसर को कुछ ऐसा मिला था जो बहुत महत्वपूर्ण था, ब्योमकेश ने कहा। और शायद किसी को इससे परेशानी हो रही थी। आप कहना चाह रहे हैं कि यह हत्या हो सकती है? संभव है, लेकिन फिर सवाल यह है कैसे? यह कमरा पूरी तरह बंद था। कोई अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया? ब्योमकेश ने फिर से कमरे का चक्कर लगाया। वह हर कोने को देख रहे थे, हर दीवार को टटोल रहे थे। फिर उन्होंने फर्श की जांच की, फिर छत की तरफ देखा। मुझे एक सीढ़ी चाहिए, उन्होंने कहा। शुभांशु बाबू बाहर गए और कुछ मिनट बाद एक छोटी सीढ़ी लेकर आए। ब्योमकेश ने सीढ़ी को उस वेंटिलेशन ग्रिल के नीचे रखा। फिर वह सीढ़ी पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा आवर्धक कांच निकाला और ग्रिल को बहुत ध्यान से देखने लगे। कई मिनट तक वह ऐसे ही देखते रहे। फिर वह नीचे उतरे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो, लेकिन वह निश्चित नहीं है। कुछ मिला? इंस्पेक्टर ने पूछा। शायद, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन मुझे और जांच करनी होगी। क्या मैं छत पर जा सकता हूं? मुझे वह जगह देखनी है जहां यह वेंटिलेशन पाइप खुलती है। जी जरूर, शुभांशु बाबू ने कहा। हम कमरे से बाहर निकले। शुभांशु बाबू ने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। फिर वह हमें सीढ़ियों से ऊपर ले गए। लाइब्रेरी की 2 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर भी किताबों की अलमारियां थीं और कुछ पढ़ने के लिए छोटे कमरे थे। फिर हम एक संकरी सीढ़ी से छत पर पहुंचे। छत सपाट थी। यहां वहां कुछ पुराने फर्नीचर और बक्से रखे हुए थे। छत के किनारों पर एक छोटी दीवार थी। बीच में कुछ पाइप और तार थे। शुभांशु बाबू हमें एक कोने में ले गए। वहां एक पाइप छत से निकल रही थी। यह वही वेंटिलेशन पाइप थी जो उस रिजर्व सेक्शन के कमरे से आती थी। ब्योमकेश ने पाइप को ध्यान से देखा। वह नीचे बैठ गए और हर इंच को जांचने लगे। फिर उन्होंने फिर से अपना आवर्धक कांच निकाला। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे बुलाया। अजीत बाबू, जरा यहां आकर देखो। मैं उनके पास गया। उन्होंने पाइप का एक हिस्सा दिखाया। क्या तुम्हें यह जोड़ अजीब नहीं लगता? मैंने ध्यान से देखा। पाइप के बीच में लगभग 2 फुट ऊपर एक जोड़ था। यह जोड़ बाकी पाइप से थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे यह बाद में जोड़ा गया हो। हाँ, मैंने कहा, यह नया लगता है। बिल्कुल सही, ब्योमकेश ने कहा। और देखो, यहां वेल्डिंग के निशान हैं। उन्होंने आवर्धक कांच से वह जगह दिखाई। मैंने देखा। सच में बहुत सूक्ष्म रूप से वेल्डिंग के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत सावधानी से यहां कुछ काम किया हो। ब्योमकेश ने शुभांशु बाबू की तरफ देखा। यह पाइप कब लगाई गई थी? जब कमरा बनाया गया, लगभग 2 महीने पहले। और क्या इसमें कोई मरम्मत हुई थी? कोई बदलाव? शुभांशु बाबू ने सोचा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने तो कोई मरम्मत नहीं करवाई। तो यह जोड़ कब बना? ब्योमकेश ने पूछा। शुभांशु बाबू ने पाइप को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट आई। मुझे नहीं पता। शायद ठेकेदार ने शुरू में ही ऐसे बनाया होगा। शायद, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में शक था। हम वापस नीचे आए। ब्योमकेश ने शुभांशु बाबू से कहा,
मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी, जरूर। आइए मेरे कार्यालय में। शुभांशु बाबू का कार्यालय मुख्य हॉल के एक कोने में था। यह एक छोटा कमरा था, लेकिन बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित। एक मेज थी जिस पर कुछ फाइलें करीने से रखी थीं। एक अलमारी थी जिसमें रजिस्टर थे। दीवार पर एक घड़ी थी और कुछ तस्वीरें, लाइब्रेरी की पुरानी तस्वीरें। हम बैठ गए। व्योमकेश ने शुभांशु बाबू से पूछना शुरू किया, आप बताइए, कल रात क्या हुआ? शुरू से। शुभांशु बाबू ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने हाथों को मेज पर रखा। मैंने देखा कि उनके हाथ बहुत साफ और व्यवस्थित थे। नाखून कटे हुए थे। कोई गंदगी नहीं थी। प्रोफेसर बसु पिछले 3 महीनों से यहां नियमित आ रहे थे। उन्होंने शुरू किया। वह हमारी दुर्लभ पांडुलिपियों पर शोध कर रहे थे, खासकर पालवंश के इतिहास पर। हमारे पास उस समय के कुछ बहुत दुर्लभ दस्तावेज हैं जो और कहीं नहीं मिलते। वह किस तरह काम करते थे? व्योमकेश ने पूछा। शुभांशु बाबू ने एक पल रुककर कहा, वह वह बहुत मेहनती थे। पूरी तरह अपने काम में डूब जाते थे। कभी कभी तो घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते थे, पांडुलिपियों को पढ़ते हुए। उनका स्वभाव कैसा था? शुभांशु बाबू ने फिर रुककर सोचा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वह कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। वह एक प्रतिभाशाली विद्वान थे। उन्होंने आखिरकार कहा, लेकिन लेकिन व्योमकेश ने आगे बढ़ाया। शुभांशु बाबू ने अपनी आवाज नीची करके कहा, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह अपने काम में इतने डूब जाते थे कि आसपास की चीजों का ध्यान नहीं रखते थे। आप और स्पष्ट कहें, व्योमकेश ने कहा। शुभांशु बाबू ने एक गहरी सांस ली। मैंने देखा कि उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वह पुस्तकों के साथ लापरवाही बरतते थे। पन्ने जोर से पलटते थे। कभी कभी तो लगता था जैसे वह पन्ने फाड़ देंगे। और वह जोर जोर से नोट्स पढ़ते थे, खुद से बातें करते थे, लगातार खांसते रहते थे। कभी कभी तो वह इतना शोर करते थे कि उनकी आवाज कांप गई। उन्होंने अपने आप को संभाला। कि क्या? व्योमकेश ने धीरे से पूछा। कि यह लाइब्रेरी की शांति भंग होती थी, शुभांशु बाबू ने कहा। उनकी आवाज में एक दबी हुई झुंझलाहट थी। आप समझते हैं ना, लाइब्रेरी एक पवित्र स्थान है। यहां शांति होनी चाहिए। ज्ञान की खोज में शांति बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोफेसर बसु, वह रुक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ याद कर रहे हों, कुछ दुखद, कुछ दर्दनाक। व्योमकेश ने कुछ पल इंतजार किया। फिर उन्होंने पूछा, तो आपको उनके व्यवहार से परेशानी होती थी? शुभांशु बाबू ने तुरंत अपने आप को संभाला। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, थोड़ी असुविधा तो होती थी, लेकिन वह एक महान विद्वान थे। उनका शोध महत्वपूर्ण था। मैं उनका सम्मान करता था, लेकिन मैंने देखा कि जब वह यह कह रहे थे तो उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उनमें एक दबा हुआ गुस्सा था, एक पुरानी नाराजगी। व्योमकेश ने भी यह देखा, लेकिन उन्होंने इस विषय को वहीं छोड़ दिया। ठीक है, अब कल रात की बात बताइए। शुभांशु बाबू ने फिर से अपने हाथों को मेज पर रखा। प्रोफेसर साहब शाम 6:30 बजे आए थे। मैंने उन्हें रिजर्व सेक्शन का कमरा खोल कर दिया। वह अपनी पांडुलिपियों के साथ काम करने लगे। मैं अपने कार्यालय में था। रात 10 बजे मैं उन्हें बताने गया कि मैं लाइब्रेरी बंद करने वाला हूं। आपने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि समय हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह कुछ और देर काम करना चाहते हैं। उनके पास मुख्य दरवाजे की चाबी थी, तो वह खुद बाहर निकल सकते थे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं चला गया। आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया? हाँ। यह पहली बार नहीं था। वह कई बार रात को देर तक यहां रुकते थे। उन्हें यहां काम करना पसंद था। और फिर मैंने लाइब्रेरी का मुख्य दरवाजा बंद किया, लेकिन ताला नहीं लगाया, ताकि प्रोफेसर साहब बाहर जा सकें। फिर मैं 10:30 बजे घर चला गया। आपका घर कहाँ है? यहां से 5 मिनट की दूरी पर, पास की गली में। और सुबह सुबह 7:30 बजे मैं उठा। 8 बजे तक मैं नहा धोकर तैयार हो गया। फिर मैं लाइब्रेरी आया। जब मैं प्रोफेसर बसु का घर शहर के एक शांत इलाके में था। यह बल्लीगंज का इलाका था, जहां बड़े बड़े पुराने घर थे, चौड़ी सड़कें थीं और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। यह इलाका शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग था, ज्यादा शांत और सभ्य। प्रोफेसर का घर एक 2 मंजिला इमारत थी, पुरानी बंगाली स्थापत्य शैली में बनी हुई। बाहर एक छोटा बगीचा था, जिसमें कुछ फूलों के पौधे और एक बड़ा आम का पेड़ था। घर की दीवारें सफेद रंग की थीं, लेकिन जगह जगह रंग उतर गया था।
एक लोहे का गेट था जो खुला हुआ था। हम गेट से अंदर गए और मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का था जिस पर एक पीतल की घंटी लगी थी। इंस्पेक्टर ने घंटी बजाई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला। एक मध्यम आयु की महिला सामने खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने हुई थी। उनके चेहरे पर गहरे दुख के निशान थे। आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह बहुत रोई हों। यह मीरा देवी थीं, प्रोफेसर बसु की पत्नी। नमस्ते, इंस्पेक्टर ने कहा। मुझे बहुत दुख है आपकी हानि पर। हम कुछ सवाल पूछने आए हैं। मीरा देवी ने सिर हिलाया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। आइए अंदर। हम अंदर गए। घर के अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर तस्वीरें टंगी हुई थीं। परिवार की तस्वीरें, प्रोफेसर बसु की तस्वीरें, विभिन्न सम्मेलनों और कार्यक्रमों में। एक कोने में एक बड़ी किताबों की अलमारी थी जो छत तक जाती थी। अलमारी में सैकड़ों किताबें थीं, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन। बीच में फर्नीचर था, एक बड़ा सोफा, कुछ कुर्सियां और एक छोटी मेज। हम बैठ गए। मीरा देवी ने हमें पानी दिया। फिर वह हमारे सामने बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। मैं जानती हूं कि यह बहुत कठिन समय है आपके लिए, व्योमकेश ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। यह आपके पति की मौत की सच्चाई जानने के लिए जरूरी है। मीरा देवी ने सिर हिलाया। पूछिए, मैं कुछ भी बताने के लिए तैयार हूं। आपके पति पिछले कुछ महीनों से किस विषय पर शोध कर रहे थे? मीरा देवी ने एक गहरी सांस ली। वह पालवंश के इतिहास पर काम कर रहे थे। उन्हें सिटी पब्लिक लाइब्रेरी में कुछ दुर्लभ पांडुलिपियां मिली थीं। वह बहुत उत्साहित थे। कहते थे कि यह उनके करियर की सबसे बड़ी खोज होगी। उन्होंने आपको बताया कि उन्हें क्या मिला? हाँ, कुछ कुछ। वह कहते थे कि उन पांडुलिपियों में ऐसी जानकारी है जो इतिहास को बदल देगी, कुछ ऐसा जो पहले कभी सामने नहीं आया। और वह क्या था? मीरा देवी ने सोचते हुए कहा। वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं बताते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि पालवंश के एक राजा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो मौजूदा इतिहास से बिल्कुल अलग है, और इससे कुछ प्रभावशाली परिवारों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। कौन से परिवार, यह उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता था कि वह थोड़े चिंतित थे। चिंतित किस बात से? मीरा देवी ने अपनी आवाज नीची करके कहा। पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें कुछ अजीब फोन आ रहे थे। रात को जब वह फोन उठाते तो दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता था, बस खामोशी। फिर फोन कट जाता था। यह कब से शुरू हुआ? लगभग 3 हफ्ते पहले। पहले तो हमने सोचा कि शायद गलत नंबर है, लेकिन यह रोज होने लगा। कभी रात 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी आधी रात को। मेरे पति परेशान होने लगे थे। उन्होंने पुलिस को बताया? नहीं। वह कहते थे कि यह शायद कोई मजाक है, लेकिन मैं देख रही थी कि वह चिंतित हैं। और कुछ, कोई और अजीब घटना? मीरा देवी ने सोचा। हाँ, एक बार लगभग 2 हफ्ते पहले मेरे पति जब लाइब्रेरी से लौट रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन उन्हें यह एहसास बार बार हुआ जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। व्योमकेश ने ध्यान से सुना। और उनके दुश्मन? किसी से दुश्मनी थी? मीरा देवी ने एक उदास मुस्कान दी। मेरे पति बहुत मुखर थे। वह अपनी बात साफ साफ कहते थे। इससे कुछ लोग नाराज रहते थे, लेकिन दुश्मन? मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी नफरत थी कि वह... उनकी आवाज टूट गई। वह रोने लगी। हम कुछ पल चुप रहे। फिर व्योमकेश ने पूछा, क्या मैं आपके पति का अध्ययन कक्ष देख सकता हूं? मीरा देवी ने आंसू पोंछे। हाँ, जरूर। ऊपर है, मैं आपको दिखाती हूं। हम सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे थे। मीरा देवी ने एक कमरे का दरवाजा खोला। यह है उनका अध्ययन कक्ष। हम अंदर गए। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें 3 बड़ी खिड़कियां थीं। खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में किताबों की अलमारियां थीं जो सभी दीवारों पर लगी थीं। हजारों किताबें थीं, पुरानी, नई, मोटी, पतली। बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी। मेज पर कागज, किताबें और कुछ पांडुलिपियों की फोटोकॉपी बिखरी हुई थी। एक टाइपराइटर भी था। कमरे में किताबों और स्याही की गंध थी। व्योमकेश ने मेज के पास जाकर कागजों को देखना शुरू किया। वो बहुत ध्यान से हर चीज को देख रहे थे। मैं भी पास गया और कुछ कागजों को देखने लगा। यहाँ प्रोफेसर बसु के नोट्स थे। उनकी लिखावट थोड़ी तीखी थी, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। मैंने एक पन्ना पढ़ा। यह पांडुलिपि पालवंश के राजा महिपाल के बारे में नई जानकारी देती है। मौजूदा इतिहास के अनुसार महिपाल एक महान और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन यह दस्तावेज कुछ और कहता है। इसके अनुसार
महिपाल ने अपने भाई की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था और उन्होंने अपने अपराध को छिपाने के लिए सभी सबूत नष्ट कर दिए थे। यह जानकारी बहुत संवेदनशील है क्योंकि कलकत्ता के कुछ सबसे प्रभावशाली परिवार अपने आप को महिपाल के वंशज मानते हैं। अगर यह सच सामने आया तो उनकी प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे इस पर और शोध करना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि यह सच सामने आए। मैंने यह पढ़कर ब्योमकेश को दिखाया। उन्होंने ध्यान से पढ़ा। फिर उन्होंने मीरा देवी से पूछा, आप जानती हैं कि यह कौन से परिवार हैं? मीरा देवी ने सोचते हुए कहा, शायद रायचौधरी परिवार। वे कलकत्ता के सबसे पुराने और प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं। उनके पूर्वज पालवंश के राजाओं से जुड़े हुए थे। वे अपने वंश पर बहुत गर्व करते हैं। और प्रोफेसर बसु का इस परिवार से कोई संपर्क था? हाँ, रायचौधरी परिवार के मुखिया राजेंद्र रायचौधरी एक इतिहास प्रेमी हैं। उन्होंने अपने परिवार के इतिहास पर कई किताबें लिखी हैं। मेरे पति ने कुछ महीने पहले उनसे मुलाकात की थी अपने शोध के सिलसिले में। और वह मुलाकात कैसी रही? मीरा देवी ने एक अजीब भाव से कहा। मेरे पति ने बताया कि राजेंद्र बाबू बहुत घमंडी और अहंकारी हैं। उन्हें लगता है कि उनका परिवार किसी राजघराने से कम नहीं। जब मेरे पति ने उन्हें बताया वह पालवंश पर शोध कर रहे हैं, तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि अगर कुछ भी ऐसा मिले जो उनके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाए तो उसे प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब वह धमकी दे रहे थे शायद। मेरे पति ने कहा कि राजेंद्र बाबू बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वह ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके पूर्वजों की बदनामी करे। ब्योमकेश ने सोचते हुए सिर हिलाया। फिर उन्होंने मेज पर बिखरे कागजों को फिर से देखा। कुछ और नोट्स, कुछ पांडुलिपियों की फोटोकॉपी और एक डायरी। ब्योमकेश ने डायरी उठाई। यह एक छोटी काली रंग की डायरी थी। उन्होंने इसे खोला और पढ़ना शुरू किया। कुछ पन्ने पलटे, फिर एक जगह रुके। यह देखिए, उन्होंने मुझसे कहा। मैंने देखा। यह पिछले हफ्ते की तारीख थी। प्रोफेसर बसु ने लिखा था, आज फिर वह फोन आया आधी रात को। मैंने उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बोला नहीं। बस एक अजीब सी सांस लेने की आवाज थी। फिर फोन कट गया। मुझे डर लगने लगा है। शायद मुझे यह शोध बंद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं एक विद्वान हूं। सच को सामने लाना मेरा कर्तव्य है, चाहे जो हो जाए। कल मैं लाइब्रेरी में देर रात तक रुकूंगा। मुझे उस आखिरी पांडुलिपि को पूरा पढ़ना है। उसमें जरूर कुछ और सबूत होंगे। यह आखिरी एंट्री थी। उसके बाद के पन्ने खाली थे। ब्योमकेश ने मीरा देवी से पूछा, क्या आपके पति को कोई हृदय की बीमारी थी? हाँ, मीरा देवी ने कहा। उन्हें 5 साल पहले पहला हार्ट अटैक आया था, फिर 3 साल पहले दूसरा। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, तनाव से बचना होगा। लेकिन मेरे पति अपने काम में इतने डूबे रहते थे कि वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते थे। वह कोई दवाई लेते थे? हाँ, रोज, दिल के लिए। डॉक्टर ने कहा था कि यह बहुत जरूरी है। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल पूछे। फिर हमने मीरा देवी को धन्यवाद दिया और बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठते हुए मैंने ब्योमकेश से पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? ब्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह मामला जितना सरल दिख रहा था उतना है नहीं। यहां कई परतें हैं। पहली परत एक बीमार आदमी की मौत, दूसरी परत एक विवादास्पद शोध, तीसरी परत कुछ प्रभावशाली लोग जो नहीं चाहते कि सच सामने आए, और चौथी परत मैंने पूछा। वो रुई। वह ध्वनि रोधक कमरा और वह वेंटिलेशन पाइप में वह अजीब जोड़, ये सब कुछ मिलकर एक तस्वीर बना रहे हैं, लेकिन वह तस्वीर अभी धुंधली है। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम राजेंद्र राय चौधरी से मिलेंगे, ब्योमकेश ने कहा, और उनसे कुछ असहज सवाल पूछेंगे। राजेंद्र राय चौधरी का घर अलीपुर में था। यह कलकत्ता का सबसे महंगा और प्रतिष्ठित इलाका था। बड़े बड़े बंगले, चौड़ी सड़कें और हर तरफ हरियाली। यहां के रहने वाले शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग थे। राय चौधरी का बंगला बहुत बड़ा था, शायद 2 एकड़ में फैला हुआ। सामने एक विशाल बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, फव्वारे थे, संगमरमर की मूर्तियां थीं। एक लंबा ड्राइववे था जो मुख्य इमारत तक जाता था। इमारत 3 मंजिला थी, सफेद रंग की, जिस पर सुनहरे रंग के डिजाइन बने हुए थे। बड़े बड़े खंभे थे। ये किसी राजमहल जैसा लग रहा था। गेट पर एक चौकीदार खड़ा था। उसने हमें रोका। इंस्पेक्टर ने अपना परिचय दिया। चौकीदार ने अंदर फोन किया। कुछ मिनट बाद उसने हमें अंदर आने की अनुमति दी। हम ड्राइववे से होकर मुख्य दरवाजे तक पहुंचे।
दरवाजे पर एक नौकर हमारा इंतजार कर रहा था। वह हमें अंदर ले गया। अंदर का दृश्य और भी भव्य था। एक विशाल हॉल था जिसकी छत पर झूमर लटक रहे थे। फर्श संगमरमर का था, इतना चमकदार कि उसमें हमारी परछाई दिख रही थी। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स थीं, कोनों में प्राचीन मूर्तियां थीं। महंगा फर्नीचर था, सोफा, कुर्सियां, मेजें, हर चीज ऐश्वर्य और शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। नौकर ने हमें एक कमरे में बिठाया। राजेंद्र बाबू अभी आ रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। हम बैठ गए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर की कोई आवाज यहां नहीं आ रही थी, जैसे यह जगह दुनिया से अलग हो। लगभग 10 मिनट बाद राजेंद्र राय चौधरी अंदर आए। वह लगभग 60 साल के थे, लेकिन बहुत तंदुरुस्त लग रहे थे। लंबे कद के, सीधी कमर। उनके बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन घने। चेहरा गोरा और तीखे नैन नक्श। वह एक महंगा सूट पहने हुए थे। उनकी उंगली में एक बड़ी अंगूठी थी जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर एक अहंकार था, जैसे वह खुद को बाकी लोगों से बेहतर समझते हों। नमस्ते, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी और अधिकारपूर्ण थी। मैं राजेंद्र राय चौधरी हूं। आप लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर ने परिचय दिया। मैं इंस्पेक्टर प्रमोद सरकार हूं। यह हैं ब्योमकेश बख्शी और अजीत बाबू। हम प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ बसु की मौत की जांच कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ चमका, शायद आश्चर्य, शायद कुछ और। लेकिन यह इतनी जल्दी आया और गया कि मैं निश्चित नहीं हो सका। हाँ, मैंने सुना, उन्होंने कहा। बहुत दुखद। प्रोफेसर बसु एक प्रतिभाशाली विद्वान थे। आप उन्हें जानते थे? ब्योमकेश ने पूछा। हाँ, थोड़ा। वह कुछ महीने पहले मुझसे मिलने आए थे। उन्हें पाल वंश के इतिहास में दिलचस्पी थी और मेरे परिवार का संबंध उस वंश से है। वह मुलाकात कैसी रही? राजेंद्र बाबू ने एक अजीब मुस्कान दी। वह शैक्षणिक थी। हमने इतिहास के बारे में बात की। बस इतना ही? ब्योमकेश ने पूछा। उनकी आवाज में एक धार थी। राजेंद्र बाबू ने ब्योमकेश को ध्यान से देखा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि हमें पता है कि प्रोफेसर बसु कुछ ऐसी जानकारी पर काम कर रहे थे जो आपके परिवार के लिए असुविधाजनक हो सकती थी। राजेंद्र बाबू का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा चमका। सावधान रहिए ब्योमकेश बाबू, आप किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, बस तथ्य बता रहा हूं। प्रोफेसर बसु को कुछ पांडुलिपियां मिली थीं जो बताती हैं कि पालवंश के राजा महिपाल ने अपने भाई की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था और आपका परिवार खुद को महिपाल का वंशज मानता है। राजेंद्र बाबू खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यह बकवास है, यह सब झूठ है। मेरे पूर्वज महान और धर्मपरायण थे। जो भी यह कहता है वह झूठा है। तो क्या आप कह रहे हैं कि वह पांडुलिपियां झूठी हैं? हाँ, या तो झूठी हैं या फिर गलत व्याख्या की गई हैं। प्रोफेसर बसु एक महत्वाकांक्षी आदमी थे। वह प्रसिद्धि चाहते थे, इसलिए वह ऐसी विवादास्पद बातें फैला रहे थे। आपको उनसे नफरत थी? नफरत? राजेंद्र बाबू ने थोड़ा संयम से कहा। नहीं, लेकिन मैं उनकी झूठी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी प्रकाशित किया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। सिर्फ कानूनी? ब्योमकेश ने धीरे से पूछा। राजेंद्र बाबू ने ब्योमकेश को घूरा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने उनकी हत्या की? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप यही सोच रहे हैं। देखिए, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं। मेरे पास शक्ति है, प्रभाव है। अगर मुझे किसी को रोकना होता तो मैं कानूनी तरीके से रोकता। मुझे हत्या करने की जरूरत नहीं है। तो फिर प्रोफेसर बसु को वह फोन कॉल कौन कर रहा था? वह धमकियां कौन दे रहा था? मुझे नहीं पता, और मैं यह भी नहीं मानता कि कोई उन्हें धमकी दे रहा था। शायद यह उनकी कल्पना थी। ब्योमकेश ने कुछ देर राजेंद्र बाबू को देखा। फिर उन्होंने पूछा, कल रात आप कहां थे? घर पर, अपनी पत्नी और बेटे के साथ? कोई गवाह? मेरा पूरा परिवार और मेरे घर के नौकर। क्या यह काफी नहीं? ब्योमकेश ने सिर हिलाया। अभी के लिए ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमें फिर से बात करनी पड़े। राजेंद्र बाबू ने गुस्से से कहा। जब भी आपको जरूरत हो आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए मेरे पास बहुत अच्छे वकील हैं। अगर आपने मुझ पर बिना सबूत के आरोप लगाए तो मैं आप सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हम उठे और बाहर निकल आए। जब हम गाड़ी में बैठे तो इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत घमंडी आदमी है। हाँ, ब्योमकेश ने कहा, और बहुत गुस्सैल भी। लेकिन क्या वह हत्यारा है?
ये अभी कहना मुश्किल है, आपको क्या लगता है? मैंने पूछा। मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू के पास मोटिव तो है। वह नहीं चाहते थे कि प्रोफेसर बसु की खोज सामने आए, लेकिन मेथड, वो लॉक्ड रूम, वो रुई, यह सब राजेंद्र बाबू जैसे सीधे और अहंकारी आदमी की स्टाइल नहीं लगती। अगर उन्हें प्रोफेसर को मारना होता तो वह ज्यादा सीधा तरीका अपनाते। तो फिर हमें और लोगों से मिलना होगा, उस छात्र से विनय मुखर्जी से, और उस दूसरे इतिहासकार से डॉक्टर सुनील चटर्जी से। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को इशारा किया। पहले विनय मुखर्जी के पास चलते हैं, वह कालीघाट में रहता है। गाड़ी चल पड़ी। हम फिर से शहर की भीड़ भाड़ में थे। सड़कें तंग थीं, लोगों की भीड़ थी, शोर था। यह अलीपुर की शांति और ऐश्वर्य से बिल्कुल अलग था। विनय एत मुखर्जी का घर एक छोटी गली में था। यह एक 3 मंजिला पुरानी इमारत थी। दीवारों का रंग उतर गया था, सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। हम तीसरी मंजिल पर चढ़े। एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर विनय मुखर्जी का नाम लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर ने दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक युवक सामने खड़ा था, लगभग 25-26 साल का, दुबला पतला, लंबे बाल, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और गुस्सा। वह एक पुराना कुर्ता और पायजामा पहने हुआ था। जी? उसने पूछा। इंस्पेक्टर ने परिचय दिया। हम प्रोफेसर बसु की मौत की जांच कर रहे हैं, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। विनय के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। प्रोफेसर बसु? वह मर गए? आपको नहीं पता था? नहीं, मैं अखबार नहीं पढ़ता। क्या हुआ? कल रात लाइब्रेरी में उनकी मौत हो गई। विनय कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अंदर आइए। हम अंदर गए। कमरा बहुत छोटा था। एक पलंग, एक मेज, कुछ किताबों के शेल्फ। दीवारें सादी थीं। खिड़की से बाहर दूसरी इमारतों की दीवारें दिख रही थीं। कमरे में एक गरीबी और निराशा का माहौल था। हम जहां जगह मिली बैठ गए। विनय पलंग पर बैठा। ब्योमकेश ने पूछा, आप प्रोफेसर बसु को जानते थे? विनय ने कड़वाहट से कहा, हाँ, वह मेरे गाइड थे। मैं उनकी देखरेख में पीएचडी कर रहा था। कर रहे थे? मतलब अब नहीं। नहीं, उन्होंने मेरा शोध प्रबंध खारिज कर दिया। कहा कि यह स्तर के अनुकूल नहीं है। कहा कि मुझ में शोध की क्षमता नहीं है। और यह कब हुआ? 6 महीने पहले। उसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। विनय की आवाज में गहरा दर्द और गुस्सा था। वह अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। आप थोड़ा विस्तार से बताइए, ब्योमकेश ने कहा। विनय ने एक लंबी सांस ली। मैंने 3 साल मेहनत की थी उस शोध प्रबंध पर। 3 साल, रात रात भर जागकर किताबें पढ़ी, पांडुलिपियां खोजी, विश्लेषण किया। मैंने सोचा था कि यह मेरे करियर की शुरुआत होगी, लेकिन प्रोफेसर बसु ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा विश्लेषण सतही है, कि मेरे तर्क कमजोर हैं, कि मुझे और गहराई से सोचना चाहिए था। और फिर उन्होंने मेरे सामने मेरा पूरा शोध प्रबंध खारिज कर दिया। 3 साल की मेहनत एक पल में। विनय की आवाज कांप गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं टूट गया। मेरा विश्वविद्यालय ने मुझे निकाल दिया। मेरी स्कॉलरशिप बंद हो गई। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कर्ज में डूब गया। मेरी मंगेतर ने मुझे छोड़ दिया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और आपको प्रोफेसर बसु से गुस्सा था? विनय ने सीधे ब्योमकेश की आंखों में देखा। गुस्सा? मैं उनसे नफरत करता था। मैं उनकी मौत की कामना करता था। हाँ, मैं इतनी नफरत करता था। कमरे में एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। कल रात आप कहाँ थे? ब्योमकेश ने पूछा। नहीं, अब कमरे में। कोई गवाह नहीं? मैं अकेला रहता हूं। आप लाइब्रेरी गए थे? नहीं, मैं महीनों से लाइब्रेरी नहीं गया। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल पूछे। विनय ने जवाब दिए, लेकिन उसकी आवाज में वही कड़वाहट और गुस्सा बना रहा। आखिरकार हम उठे और बाहर आने लगे। दरवाजे पर ब्योमकेश ने पूछा, एक आखिरी सवाल, क्या आप खुश हैं कि प्रोफेसर बसु मर गए? विनय ने एक अजीब मुस्कान दी। खुश? मैं नहीं जानता, शायद। कम से कम अब वह और किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेंगे। हम बाहर निकल आए। सीढ़ियों से उतरते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, यह लड़का बहुत गुस्से में है और उसके पास मोटिव भी है। हाँ, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन फिर वही सवाल, कैसे? वह लॉक्ड रूम में कैसे गया और कैसे निकला? और वह तरीका यह इतना जटिल है कि मुझे शक है कि विनय जैसा एक निराश और टूटा हुआ युवक ऐसा कर सकता है। हम गाड़ी में बैठे। अब हमें डॉक्टर सुनील चटर्जी से मिलना था। डॉक्टर चटर्जी का घर भवानीपुर में था। यह एक अच्छा इलाका था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब।
उनका घर एक 2 मंजिला इमारत थी जो साफ सुथरी और अच्छी हालत में थी। हमने दरवाजे की घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला और हमें अंदर बुलाया। हम एक बैठक में ले जाए गए। यह एक साफ सुथरा कमरा था जिसमें अच्छा फर्नीचर था। दीवारों पर प्रमाण पत्र और पुरस्कार लटके हुए थे। एक अलमारी में किताबें थीं। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर सुनील चटर्जी अंदर आए। वह लगभग 50 साल के थे, मध्यम कद के, गो चेहरा, मोटे चश्मे पहने हुए। वह एक साफ धुला कुर्ता पायजामा पहने हुए थे। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में एक तीक्ष्णता थी। नमस्ते, उन्होंने कहा। आप लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर ने परिचय दिया। डॉक्टर चटर्जी के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। प्रोफेसर बसु की मौत, मैंने सुना, बहुत दुखद। आप उनको जानते थे? ब्योमकेश ने पूछा। हाँ, हम दोनों इतिहासकार थे, एक ही क्षेत्र में काम करते थे, कई बार मिलते थे सम्मेलनों में, सेमिनारों में। आपके संबंध कैसे थे? डॉक्टर चटर्जी ने एक पल रुककर कहा, व्यावसायिक, हम सहकर्मी थे, बस इतना ही। डॉक्टर चटर्जी ने ब्योमकेश को ध्यान से देखा। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप और प्रोफेसर बसु के बीच कोई मतभेद थे? डॉक्टर चटर्जी ने एक छोटी सी हंसी दी। मतभेद? हाँ, थे। हम अक्सर असहमत होते थे। किस बारे में? इतिहास की व्याख्या के बारे में। प्रोफेसर बसु बहुत कट्टर थे। वह मानते थे कि उनकी व्याख्या ही सही है। दूसरों की राय को वह महत्व नहीं देते थे। और आपने इसे कैसे लिया? डॉक्टर चटर्जी के चेहरे पर एक क्षोभ का भाव आया। पहले तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ उनका स्वभाव है, लेकिन फिर उन्होंने मेरे शोध की सार्वजनिक रूप से आलोचना की, एक व्याख्यान में, मेरे सामने, सैकड़ों लोगों के सामने। यह कब हुआ? लगभग 8 महीने पहले। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक सेमिनार था। मैंने अपना शोध प्रस्तुत किया। यह पालवंश के धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में था। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब मेरी प्रस्तुति खत्म हुई तो प्रोफेसर बसु खड़े हुए और उन्होंने भी मेरे पूरे शोध को उन्होंने उसे तुच्छ बताया। डॉक्टर चटर्जी की आवाज में दर्द था। वह उस दिन को याद कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा शोध सतही है, कि मैंने प्राथमिक स्रोतों को गलत तरीके से समझा है, कि मेरे निष्कर्ष बेतुके हैं। और यह सब उन्होंने इतने कठोर शब्दों में कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था। हर कोई मुझे देख रहा था। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। मैं वहां से भागना चाहता था। और फिर मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर बसु ने मुझे बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपको और पढ़ाई करनी चाहिए डॉक्टर चटर्जी। आप अभी इस क्षेत्र के लिए तैयार नहीं हैं। यह सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बोल नहीं सका। आपने क्या किया? मैं चुपचाप वहां से चला गया। घर आकर मैं रोया। हाँ, एक 50 साल का आदमी रोया, क्योंकि मेरी पूरी प्रतिष्ठा जो मैंने 20 साल में बनाई थी, एक दिन में नष्ट हो गई थी। तो आपको प्रोफेसर बसु से बहुत गुस्सा था? डॉक्टर चटर्जी ने सीधे ब्योमकेश की आंखों में देखा। गुस्सा? हाँ, मैं उनसे बहुत नाराज था। मैं चाहता था कि उन्हें सबक मिले, लेकिन हत्या? नहीं, मैं एक विद्वान हूं, हत्यारा नहीं। कल रात आप कहां थे? घर पर, अपनी पत्नी के साथ। हम रात को जल्दी सो गए, लगभग 10 बजे। आपकी पत्नी इसकी गवाही दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल पूछे। फिर हम उठे और बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते हुए मैंने ब्योमकेश से पूछा, अब क्या? ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा, अब हमारे पास 3 संदिग्ध हैं। राजेंद्र राय चौधरी, जो नहीं चाहते थे कि प्रोफेसर की खोज सामने आए। विनय मुखर्जी, जिसकी जिंदगी प्रोफेसर ने बर्बाद कर दी। और डॉक्टर सुनील चटर्जी, जिन्हें प्रोफेसर ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। तीनों के पास मोटिव है, लेकिन तरीका? मैंने पूछा। वही तो समस्या है। वह लॉक्ड रूम, वह रुई। यह सब एक बहुत ही जटिल योजना उभांशु बाबू ने लाइट जलाई। एक मध्यम रोशनी कमरे में फैल गई। ब्योमकेश फिर से कमरे में घूमने लगे। वह बहुत ध्यान से हर चीज को देख रहे थे, दीवारें, फर्श, छत, खिड़की। वह मेज के पास गए और वहां बिखरे कागजों को फिर से देखा। फिर उन्होंने फर्श पर बने उस चाक के निशान को देखा जहां प्रोफेसर का शरीर पाया गया था। शुभांशु बाबू, उन्होंने कहा, जब आपने प्रोफेसर को पाया था तो उनकी ठीक ठीक स्थिति क्या थी? बहुत विस्तार से बताइए। शुभांशु बाबू ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। वह यहां गिरे हुए थे। उन्होंने फर्श पर इशारा किया, चेहरा ऊपर की तरफ।
दाहिना हाथ छाती पर था, बायां हाथ नीचे फैला हुआ था, पैर थोड़े मुड़े हुए थे। चेहरे पर एक भयानक भय का भाव था। मुंह खुला हुआ था, जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई थी, आंखें बहुत चौड़ी खुली हुई थीं, और वह रुई दोनों कानों में, बहुत गहराई से। मैंने पहली बार में नहीं देखा, लेकिन जब मैं पास गया तो मुझे दिखा कमरे में और कुछ, कोई अजीब गंध, कोई आवाज। शुभांशु बाबू ने सोचा। नहीं, बस बस एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि मुझे डर लगा। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। फिर वह फिर से सीढ़ी लेकर आए और उस वेंटिलेशन ग्रिल के पास पहुंचे। वह सीढ़ी पर चढ़ गए और ग्रिल को बहुत ध्यान से देखने लगे। कई मिनट तक वह ऐसे ही देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पेचकस निकाला। यह क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं इस ग्रिल को खोलना चाहता हूं, ब्योमकेश ने कहा। उन्होंने ग्रिल के स्क्रू खोलने शुरू किए। कुछ मिनट की मेहनत के बाद ग्रिल खुल गया। नीचे एक गोल पाइप दिख रहा था जो ऊपर छत की तरफ जा रहा था। ब्योमकेश ने पाइप के अंदर झांका। फिर उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और पाइप को रोशनी से देखा। वह कुछ देर ऐसे ही देखते रहे। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आया, जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। अजीत बाबू, उन्होंने मुझे बुलाया, जरा यहां आकर देखो। मैं सीढ़ी पर चढ़ा। ब्योमकेश ने मुझे टॉर्च दी। इस पाइप के अंदर देखो, ध्यान से। मैंने पाइप के अंदर देखा। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा। पाइप की अंदरूनी दीवार पर कुछ निशान थे, बहुत हल्के निशान, जैसे किसी चीज ने पाइप को रगड़ा हो। यह क्या है? मैंने पूछा। यह, ब्योमकेश ने कहा, यह उस चीज के निशान हैं जो इस पाइप के अंदर थी। कुछ ऐसा जो ऊपर से नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया। लेकिन क्या? यही तो मुझे पता करना है। ब्योमकेश सीढ़ी से उतरे। फिर उन्होंने शुभांशु बाबू से कहा, मुझे फिर से छत पर जाना है अभी। हम सब छत पर गए। अब शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। शुभांशु बाबू ने एक टॉर्च लाई। हम उस वेंटिलेशन पाइप के पास पहुंचे। ब्योमकेश ने पाइप को फिर से ध्यान से देखा। वह जोड़ जो उन्हें पहले मिला था उसे फिर से जांचा। फिर उन्होंने अपने पेचकस से उस जोड़ को टटोला। यह देखिए, उन्होंने कहा, यह जोड़ बहुत सावधानी से बनाया गया है, लेकिन यह अलग हो सकता है। उन्होंने जोड़ को खोलने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद जोड़ खुल गया। पाइप दो हिस्सों में अलग हो गया और अंदर अंदर एक छोटा सा उपकरण था। यह एक धातु का बॉक्स था, लगभग 6 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। उस पर कुछ तार और एक छोटा स्पीकर लगा हुआ था। ब्योमकेश ने बहुत सावधानी से उस उपकरण को निकाला। उन्होंने इसे ध्यान से देखा। यह क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। ब्योमकेश के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। यह, उन्होंने कहा, यह वह हथियार है जिससे प्रोफेसर बसु को मारा गया। यह एक इंफ्रासाउंड जनरेटर है। इंफ्रासाउंड? मैंने पूछा। हाँ, इंफ्रासाउंड वह ध्वनि है जो मानव कान सुन नहीं सकता। यह बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि है, लेकिन हालांकि हम इसे सुन नहीं सकते, यह हमारे शरीर को प्रभावित करती है। यह हमारे अंगों, खासकर छाती और हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। यह गंभीर बेचैनी, घबराहट और भयानक आतंक पैदा कर सकती है। ब्योमकेश ने आगे समझाया। जब यह उपकरण चालू होता है तो यह इंफ्रासाउंड उत्पन्न करता है। यह ध्वनि पाइप के माध्यम से नीचे कमरे में जाती है। वहां बैठा व्यक्ति इसे सुन नहीं सकता, लेकिन महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, सांस फूलने लगती है। एक गहरा, अस्पष्ट डर उस पर हावी हो जाता है। और प्रोफेसर बसु, जो पहले से ही हृदय रोगी थे, मैंने कहा, वह इस अचानक आतंक को सहन नहीं कर सके। उनका दिल रुक गया। बिल्कुल सही, व्योमकेश ने कहा, और इसीलिए उन्होंने अपने कानों में रुई ठूंसी। वह महसूस कर रहे थे कि कुछ उन्हें प्रभावित कर रहा है। उनका दिमाग उन्हें बता रहा था कि यह कोई आवाज है। इसलिए उन्होंने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन इंफ्रासाउंड कानों से नहीं, शरीर के माध्यम से काम करता है। रुई बेकार थी। इंस्पेक्टर ने उस उपकरण को देखा। लेकिन यह यहां कैसे आया? किसने लगाया? ब्योमकेश ने धीरे से कहा, वही व्यक्ति जिसकी इस पाइप तक आसान पहुंच थी। वही व्यक्ति जो जानता था कि प्रोफेसर बसु कब उस कमरे में अकेले होंगे। वही व्यक्ति जो हर रात यहां था। उन्होंने शुभांशु घोषाल की तरफ देखा। शुभांशु बाबू खड़े थे, बिल्कुल शांत। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी स्वीकृति थी। आप जानते थे? ब्योमकेश ने धीरे से कहा।
आप हमेशा से जानते थे। शुभांशु बाबू ने कुछ नहीं कहा। वह बस खड़े रहे, अपने हाथों को सामने बांधे हुए। ब्योमकेश ने आगे कहा, आप एक बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति हैं शुभांशु बाबू। आपको शांति पसंद है। लाइब्रेरी आपके लिए सिर्फ एक काम की जगह नहीं है, यह आपका मंदिर है। आपने अपनी पूरी जिंदगी यहां बिताई है और आप चाहते हैं कि यहां हमेशा शांति रहे। शुभांशु बाबू की आंखों में एक चमक आई, लेकिन वह चुप रहे। लेकिन प्रोफेसर बसु ने उस शांति को भंग किया। ब्योमकेश ने कहा, वह जोर जोर से बोलते थे, खांसते थे, पन्ने जोर से पलटते थे, और यह आपके लिए असहनीय था क्योंकि आप मिसफोनिया से पीड़ित हैं। मिसफोनिया? इंस्पेक्टर ने पूछा। यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है, ब्योमकेश ने समझाया। इसमें कुछ विशिष्ट ध्वनियां व्यक्ति में असहनीय क्रोध और पीड़ा पैदा करती हैं। खाने की आवाज, खांसने की आवाज, सांस लेने की आवाज, ये सामान्य लोगों के लिए छोटी चीजें हैं, लेकिन मिसफोनिया के रोगी के लिए ये असहनीय यातना है। ब्योमकेश ने शुभांशु बाबू की तरफ देखा। आप कितने समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं शुभांशु बाबू? कितने साल? शुभांशु बाबू ने धीरे से कहा, 20 साल। जब मैं 35 का था तब यह शुरू हुआ। यह पहली बार था जब वह बोले थे। और आपने किसी को नहीं बताया? ब्योमकेश ने कहा। किसे बताता? शुभांशु बाबू ने कहा। उनकी आवाज में एक गहरा दर्द था। कौन समझता? लोग कहते यह तो बस आवाज है, इसे नजरअंदाज कर दो। लेकिन वे नहीं जानते। वे नहीं जानते कि यह कैसा होता है जब हर छोटी सी आवाज आपके दिमाग में एक खंजर की तरह चुभती है। जब आप चीखना चाहते हैं लेकिन नहीं चीख सकते। जब आप भागना चाहते हैं लेकिन कहीं भाग नहीं सकते। उनकी आवाज कांप गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। मैंने लाइब्रेरियन की नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि यहां शांति थी। लोग चुपचाप आते, किताबें पढ़ते, चुपचाप चले जाते। यह मेरे लिए स्वर्ग था। मैं खुश था। 30 साल तक मैं खुश था। लेकिन फिर प्रोफेसर बसु आए। ब्योमकेश ने कहा। हाँ, शुभांशु बाबू ने कहा। उनकी आवाज में अब गुस्सा आ रहा था। वह आए और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह इतना शोर करते थे, इतना, हर दिन घंटों। उनकी खांसी, उनके पन्ने पलटने की आवाज, उनका जोर से पढ़ना, ये मुझे पागल कर रहा था। आपने उन्हें बताया? हाँ, कई बार। मैंने विनम्रता से कहा कि कृपया थोड़ा शांत रहें, लेकिन वह हंसे। उन्होंने कहा, मैं काम कर रहा हूं, मुझे जैसे जरूरी लगे वैसे करूंगा। उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, मेरी पीड़ा की परवाह नहीं की। शुभांशु बाबू के हाथ मुट्ठियों में बदल गए। उनका चेहरा तना हुआ था। फिर मैंने उन्हें उस नए रिजर्व सेक्शन में काम करने को कहा। मैंने सोचा कि वहां उस ध्वनि रोधक कमरे में मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी। और कुछ दिन तक यह काम किया। मुझे शांति मिली। लेकिन फिर? ब्योमकेश ने पूछा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है, क्योंकि मैं जानता था कि वह वहां हैं, अंदर, शोर कर रहे हैं, मेरी शांति भंग कर रहे हैं। और यह विचार मुझे यातना दे रहा था। मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं हर समय गुस्से में रहता था। मुझे लगने लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो आपने तय किया कि? हाँ, शुभांशु बाबू ने कहा। उनकी आवाज अब बहुत शांत थी, बिल्कुल सपाट। मैंने तय किया कि उन्हें रोकना होगा, हमेशा के लिए। आपने वह उपकरण कैसे बनाया? ब्योमकेश ने पूछा। मैंने पढ़ा था, शुभांशु बाबू ने कहा। मैं बहुत पढ़ता हूं। मैंने इंफ्रासाउंड के बारे में पढ़ा था, कैसे यह मनुष्य को प्रभावित करता है, कैसे यह डर और घबराहट पैदा करता है। मुझे लगा कि यह सही तरीका होगा। कोई हिंसा नहीं, कोई खून नहीं, बस एक शांत मौत। आपने पाइप में वह जोड़ कब बनाया? लगभग 1 महीने पहले। एक रात जब सब चले गए थे, मैंने छत पर जाकर पाइप को काटा और उस उपकरण को अंदर फिट किया। फिर बहुत सावधानी से जोड़ को वेल्ड किया। मुझे पता था कि अगर कोई ध्यान से नहीं देखेगा तो यह दिखेगा नहीं। और उपकरण को चालू कैसे करते थे? एक रिमोट से। मैंने एक छोटा वायरलेस कंट्रोल बनाया था। मैं नीचे से अपने कार्यालय से इसे चालू कर सकता था। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। तो कल रात जब प्रोफेसर बसु अकेले उस कमरे में थे, आपने उपकरण चालू किया? कितनी देर तक? लगभग 20 मिनट, शुभांशु बाबू ने कहा। मैं जानता था कि उनकी हृदय की समस्या है। मैंने सोचा कि अगर वह काफी देर तक उस इंफ्रासाउंड के संपर्क में रहें तो शायद उनका दिल रुक जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और आपको कोई पछतावा नहीं? ब्योमकेश ने पूछा। शुभांशु बाबू ने एक लंबी सांस ली। पछतावा? मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था।
मैंने एक व्यक्ति का जीवन लिया, लेकिन साथ ही मुझे राहत भी मिली। मैंने एक व्यक्ति का जीवन लिया, लेकिन साथ ही मुझे राहत भी मिली। पहली बार 20 सालों में मुझे शांति मिली। वह शोर रुक गया, वह यातना खत्म हुई। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। हम सब चुप थे। इंस्पेक्टर भी, जो आमतौर पर बहुत बोलते थे, चुप थे। फिर ब्योमकेश ने धीरे से कहा, शुभांशु बाबू, मुझे आपकी पीड़ा समझ आती है। मैं जानता हूं कि मिसफोनिया एक वास्तविक और गंभीर बीमारी है, और मैं समझता हूं कि प्रोफेसर बसु ने आपके साथ असंवेदनशीलता से व्यवहार किया। लेकिन हत्या हत्या कभी जायज नहीं हो सकती। आपको मदद लेनी चाहिए थी, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, पुलिस को बताना चाहिए था। मैं जानता हूं, शुभांशु बाबू ने कहा, लेकिन उस समय मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैं बस चाहता था कि वह शोर रुक जाए, किसी भी तरह। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर शुभांशु बाबू का हाथ पकड़ा। शुभांशु बाबू, आप गिरफ्तार हैं प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ बसु की हत्या के आरोप में। शुभांशु बाबू ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे एक बोझ उतर गया हो। हम सब नीचे उतरे। लाइब्रेरी अब बंद हो चुकी थी। बाहर अंधेरा हो गया था। सड़क पर कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। जब शुभांशु बाबू को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा था, तब उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर लाइब्रेरी को देखा। उनकी आंखों में एक गहरा दुख था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस जगह को दी, उन्होंने धीरे से कहा। मैं सिर्फ इसकी शांति को बचाना चाहता था। गाड़ी चल पड़ी। हम वहीं खड़े रहे, देखते हुए। बहुत दुखद, इंस्पेक्टर ने कहा। एक बीमार आदमी, एक त्रासदी। हाँ, व्योमकेश ने कहा। यह एक त्रासदी है, दो लोगों की त्रासदी। प्रोफेसर बसु, जो एक महान विद्वान थे लेकिन असंवेदनशील थे, और शुभांशु घोषाल, जो एक बीमार व्यक्ति थे लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। हम टैक्सी में बैठे और घर की तरफ चल दिए। रास्ते में हम चुप रहे। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। घर पहुंचकर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत थक गया था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस पूरे मामले के बारे में सोच रहा था। मैं खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखने लगा। सड़क पर अब कम लोग थे। रात गहरा रही थी। कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा था, कहीं कोई गा रहा था। मैंने सोचा, कितनी अजीब बात है। हम सब अपने अपने संघर्षों से लड़ रहे हैं। कोई शोर से परेशान है, कोई अपमान से, कोई अपनी टूटी हुई जिंदगी से। और कभी कभी ये संघर्ष इतने बड़े हो जाते हैं कि हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हमने कभी सोचा नहीं था। अगली सुबह मैं ब्योमकेश के कमरे में गया। वह अपनी मेज पर बैठे थे, कुछ नोट्स लिख रहे थे। सो पाए रात, उन्होंने पूछा। थोड़ा, मैंने कहा। आप? मैं भी। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस मामले के बारे में सोच रहा है। आपको क्या लगता है, शुभांशु बाबू को क्या सजा होगी? ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा। मुझे लगता है कि अदालत उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखेगी। मिसफोनिया एक वास्तविक बीमारी है। अगर अच्छे वकील मिल जाए तो शायद उन्हें फांसी की जगह कारावास मिले। शायद किसी मानसिक चिकित्सा संस्थान में भेजा जाए। और प्रोफेसर बसु एक महान विद्वान थे, लेकिन वह एक असंवेदनशील इंसान भी थे। उन्होंने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि उनका व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। और आखिरकार इसी की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीखना चाहिए? व्योमकेश ने मेरी तरफ देखा। हमें यह सीखना चाहिए कि संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है, कि हर किसी की अपनी लड़ाइयां हैं, कि जो चीजें हमारे लिए छोटी हैं वे किसी और के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं, और कि अगर हम एक दूसरे के प्रति थोड़े अधिक संवेदनशील हों तो शायद बहुत सी त्रासदियां टल सकती हैं। मैंने सिर हिलाया। यह सच था। अगले कुछ हफ्तों में यह मामला अखबारों में छाया रहा। लोग इस अजीब हत्या के बारे में बात करते रहे। कुछ लोगों ने शुभांशु बाबू के लिए सहानुभूति जताई, कहा कि वह एक बीमार व्यक्ति थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। दूसरों ने कहा कि कोई बीमारी हत्या को माफ नहीं करती। मुकदमा कई महीनों तक चला। अदालत ने शुभांशु घोषाल को दोषी पाया, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें फांसी की जगह आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें एक मानसिक चिकित्सा संस्थान में भेजा गया, जहां उन्हें इलाज मिलेगा। प्रोफेसर बसु का शोध अधूरा रह गया। उनकी पत्नी मीरा देवी ने सारे कागजात एक विश्वविद्यालय को दान कर दिए।
शायद कभी कोई और विद्वान उस काम को पूरा करेगा। और सिटी पब्लिक लाइब्रेरी, वह आज भी वही है, अपनी पुरानी भव्यता के साथ। एक नया लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया, एक युवा उत्साही व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है। उस रिजर्व सेक्शन का कमरा अब फिर से खुल गया है। नया वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, लेकिन मुझे बताया गया कि बहुत कम लोग उस कमरे में देर तक रुकना पसंद करते हैं। शायद वहां अभी भी उस रात की छाया है। शायद नहीं, शायद यह सिर्फ लोगों का मन है। कुछ महीनों बाद मुझे शुभांशु बाबू से एक चिट्ठी मिली, उस मानसिक चिकित्सा संस्थान से जहां वह रखे गए थे। चिट्ठी बहुत छोटी थी। प्रिय अजीत बाबू, मुझे पता है कि आप ब्योमकेश बाबू के साथ मेरे मामले की जांच में शामिल थे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश की। मैं यह नहीं कह रहा कि मैंने जो किया वह सही था। मैं हर दिन उस पल को याद करता हूं और पछताता हूं। प्रोफेसर बसु एक महान विद्वान थे। उनका जीवन मूल्यवान था। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि मिसफोनिया सिर्फ एक सनक नहीं है। यह एक वास्तविक बीमारी है। और अगर मेरी कहानी किसी को मदद करती है, तो शायद प्रोफेसर बसु की मौत बेकार नहीं जाएगी। यहाँ इस संस्थान में मुझे वह शांति मिल रही है जो मैं हमेशा चाहता था। विडंबना यह है कि मुझे ये शांति जेल में मिली। आपका शुभांशु घोषाल। मैंने ये चिट्ठी ब्योमकेश को दिखाई। उन्होंने ध्यान से पढ़ी, फिर चुपचाप वापस मुझे दे दी। क्या आप जवाब देंगे? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कि मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं। मैंने एक जवाब लिखा। मैंने शुभांशु बाबू को बताया कि मैं उम्मीद करता हूं कि वह अपने साथ शांति से रहना सीख जाएंगे, और कि उनकी कहानी ने मुझे और शायद बहुत से लोगों को यह सिखाया है कि संवेदनशीलता और समझ कितनी महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया। महीने साल में बदल गए। वह मामला धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधला होने लगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह हमेशा याद रहेगा। मेरे लिए यह एक सबक था, एक याद दिलाने वाला कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे शब्द, हमारे कार्य, यहां तक कि हमारी आवाजें भी दूसरों को प्रभावित करती हैं। और कभी-कभी जिन चीजों को हम छोटा समझते हैं, वे किसी और के लिए बहुत बड़ी होती हैं। ब्योमकेश बख्शी ने एक बार मुझसे कहा था, अजीत बाबू, एक सत्यान्वेषी का काम सिर्फ सच ढूंढना नहीं है। उसका काम सच के पीछे की कहानी को समझना भी है। और यह थी मौन का हत्यारा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा शोर वह नहीं होता जो हम सुनते हैं, बल्कि वह होता है जो हम अनसुना कर देते हैं। किसी की चुपचाप मदद की गुहार। कई साल बाद जब मैं फिर से उस लाइब्रेरी के पास से गुजरा, तो मैं कुछ पल के लिए रुका। इमारत वैसी ही खड़ी थी, पुरानी, भव्य और गरिमामय। अंदर लोग किताबें पढ़ रहे थे। शांति थी। लेकिन मुझे वह रात याद आई। वह बंद कमरा, वह अदृश्य हथियार, और दो लोग, एक जो शांति चाहता था, दूसरा जो ज्ञान चाहता था। दोनों सही थे अपनी जगह पर, लेकिन उनके बीच की खाई इतनी गहरी हो गई कि वह एक त्रासदी में बदल गई। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन वह कहानी मेरे साथ रही, हमेशा के लिए